हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब। आप सभी का स्वागत है आज की इस नई वीडियो में। और आज की इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 10th मैथ में प्रश्नावली 1.2। और इसके पिछला जो वीडियो आया था उसमें हम लोगों ने प्रश्नावली 1.1 तक कंप्लीट कर लिया था। प्रश्नावली 1.1 के सारे सवाल हो गए थे और आज से प्रश्नावली 1.2 शुरू हो चुकी है। तो अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। अगर आप 9 से लेकर के 12th किसी भी क्लास में हैं तो आपको हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना चाहिए, जिससे इसमें चैनल पर पड़ी हर एक वीडियो आपको टाइम टू टाइम मिल जाए। और इस जो 10th क्लास की मैथ चल रही है इसका जो भी वीडियो जल्दी अपलोड हो वो आप तक बहुत पहले पहुँचे, तो इसके लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके रखना। तो चलिए शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। और इस वीडियो में हमको प्रश्नावली 1.2 पढ़नी है। और 1.2 प्रश्नावली का ये पहला प्रश्न है कि निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंडों के रूप में व्यक्त कीजिए। प्रश्नावली 1.2 के जो क्वेश्चन नंबर 1 है, इसमें जितने खंड हैं 5 खंड हैं। तो इसमें अभाज्य गुणनखंड वही होता है जैसे वो आप बचपन में किया करते थे, मतलब 9th क्लास में या 8th क्लास में होता था। जैसे 10 है तो इसको 2 से डिवाइड करा 5, फिर यहाँ से 5, फिर 1, मतलब इसी तरीके से है। वह खाली संख्याओं को थोड़ा जो है बड़ा करके दे दिया है, बाकी एकदम सेम पैटर्न रहेगा, ऐसे ही डिवाइड करना है। और इसी से जो गुणनखंड है इसी को हम लोग लिख लेंगे अभाज्य गुणनखंड में। यहाँ से जितने भी गुणनखंड आएंगे, जितने बार में कटेगा तो वो संख्याएं एक सीक्वेंस में लिखते चलेंगे और उन्हीं को हम लोग लिख देंगे कि ये अभाज्य गुणनखंड है। 1.1 प्रश्नावली का पहला सवाल है कि इसमें 140 है। पहला सवाल है तो इसमें मतलब पहले का पहला सवाल है और इसमें निकालना है 140 का अभाज्य गुणनखंड। तो इसके लिए करिए 140 लिखिए इधर और ऐसा निशान बनाइए। चीज़ इसको मतलब काटना रहता है, जितनी बार में कट जाए तो इसको 2 से सबसे पहले करेंगे तो आ जाएगा 70। उसके बाद फिर 2 से करेंगे तो आ जाएगा 35। अब ये 5 से कटेगा या फिर 7 से। तो पहले ट्राई करें कि हमेशा छोटी संख्या से मतलब डिवाइड करना, कि जितनी छोटी संख्या से इसमें भाग चला जाए उतना ही बेहतर होगा। तो छोटी संख्या नहीं 5 से करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 7। और उसके बाद 7 से जब करेंगे तो आ जाएगा 1। लास्ट में ही 1 ला के छोड़ देना है। और यहाँ से जो इसके अभाज्य गुणनखंड बन जाएंगे वो बन जाएंगे 2 गुणे 2 गुणे 5 गुणे 7। तो ये था 1.2 प्रश्नावली का पहला सवाल। और इसमें बाकी जितने भी हैं, इसके बाद 156 का है, फिर 2800, 3825 का है, सारे इजी हैं। बस केवल इसमें जो लास्ट वाला है 5वां नंबर, इसमें 2900 मतलब 7429 का करना है। तो ये थोड़ा सा कठिन है, तो ये हम लोग मतलब कर लेंगे। बाकी तो आप घर पे ट्राई करिए। अगर कोई भी नहीं आता है तो आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि जो नहीं आया है उसके लिए अलग से दोबारा वीडियो बना दिया जाएगा। बाकी ईजी हैं, मतलब हो जाएगा, कोई ऐसी दिक्कत आएगी नहीं आपको। तो जो 5वां है इसी का 1.2 प्रश्नावली का पहले का 5वां, तो इसमें है 7429 का निकालना है। तो 7429 का निकालना है। 7429 के लिए लिखिए 7429। और इसको ये 23 से जाता है, मतलब पहले आप ट्राई करिएगा जैसे जैसे जाएगा। हमने घर पर ट्राई किया था तो पता चला कि हाँ ये 1 से नहीं जा रहा, 2 से, 3 से भी नहीं जा रहा, 4 से भी नहीं जा रहा। ये 23 से जब इसको काटे तो आया था 323। और 323 आने के बाद इसको हम लोगों ने डिवाइड किया था। ये मतलब 17 से भी नहीं जा रहा था। जैसे आप 3 मिल जाए ऐसी संख्या जो 1 2 3 से ना कटे, 7 से ना कटे, तो आप मतलब फिर 11 पर आ जाइए। फिर उसके बाद 13, फिर 17, 19। तो ये जो हम लोगों ने ट्राई किया था तो ये 19 में से कट गया था। 19 से कटा ऐसे था कि 19 एक बार में होता 19, उसके बाद घटाए थे, ठीक है। तो बचा था 11 नहीं 13 बचा था, 13, ठीक है। यहाँ से हाँ 13 बचेगा, 13 से 133 हो गया। और 19 का जब हम लोग गुणा करते हैं 7 से, 19 7 133 होता है। उसके बाद 17 आ गया, यहाँ से 17 से काटते तो एक बार में। तो इसके जो गुणनखंड बनने वाले हैं 23, 19 और 17। तो ये 1.2 प्रश्नावली के 2 सवाल, मतलब शुरुआत के जो पहला क्वेश्चन था वो हल हो चुका है। और अभी हम लोग करेंगे इसका दूसरा प्रश्न। दूसरे प्रश्न में बोला गया है कि पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के एलसीएम तथा एचसीएफ ज्ञात कीजिए। ठीक है, एलसीएम एचसीएफ ज्ञात कर लेंगे। इसकी जांच कीजिए कि दो संख्याओं का गुणनफल एलसीएम इंटू एचसीएफ होता है। इसमें करना ये है कि सबसे पहले एलसीएम निकालिए, ठीक है। एलसीएम निकालने के बाद करेंगे एचसीएफ निकालेंगे। उसके बाद जो दो संख्या रहेंगे जिसका एलसीएम और एचसीएफ निकालना है
तो उन दोनों का जो गुणा करेंगे उसके बाद LCM और HCF आएगा, इनका गुणा करेंगे तो दोनों अगर बराबर आ जाएँ, यही चीज़ हमको प्रूव करनी है। इसमें सबसे पहले इसके जो 1.1 आया था प्रश्नावली लेक्चर 2, तो उसमें हम लोगों ने HCF निकालना सीख लिया था और LCM निकालने के बारे में आपको कुछ बताया नहीं गया था। तो सबसे पहले हम लोग मतलब जो इसमें दिया है इसमें HCF निकालेंगे, साथ ही LCM बताता हूँ कैसे निकलेगा। उसके बाद गुणा करना तो पता ही है, बाकी तो हो जाएगा ईजी ही। दूसरे के पहले सवाल में बताया गया है कि 26 और 91 के बीच में आपको LCM निकालना है, HCF निकालना है। उसके बाद ये चीज़ दिखानी है उसमें कि इसका जो LCM और HCF निकालेंगे उन दोनों का मल्टीप्लाई और इन दोनों संख्याओं का मल्टीप्लाई बराबर आएगा। तो HCF तो आपको पता ही कैसे निकाला जाता था, इसके पहले वीडियो में बहुत अच्छे से बताया गया था। और यहाँ पर पहले हम लोग सीखेंगे कि LCM कैसे निकालेंगे, उसके बाद HCF तो निकालना पता ही, वो तो निकाल ही लेंगे। तो सबसे पहले LCM के लिए LCM दोनों संख्याओं का निकालना रहेगा। तो सबसे पहले इसका निकालिए, 26 है और 91 है। तो यहाँ से इसको सबसे पहले काटेंगे तो ये 26 से यानी 2 से जाएगा और 13 से, सबसे पहले 2 से करिए, आ गया 13 से एक बार में हुआ। इसके जो गुणनखंड बने वो 2 गुणे 13 बने और इसके गुणनखंड बनेंगे, ये जाएगा 13 से, ये भी जाएगा 1391, 7 से आया, 7 से करने के बाद ये 1 से गया, यहाँ पर लास्ट पर एक ही बचाना रहता है। तो इसके गुणनखंड आ गए हैं 13 गुणे 7। तो यहाँ पर इनकी जो घातें हैं वो एक ही एक हैं, ये तो पता ही होगा बहुत अच्छे से। तो इनकी घातें एक एक हैं और सबसे पहले अब ये यहाँ पर ना लिखिए, LCM HCF तो लास्ट में निकलेगा। तो LCM के लिए ये चीज़ करनी रहती है, पहले LCM, चलिए HCF साथ ही लिख लीजिए, पहले HCF के लिए इसमें इन दोनों में जो कॉमन हो वो चीज़ लिखी जाती है, उसके बाद उसकी जो न्यूनतम घात हो यानी कि घात सबसे कम वो चीज़ लिखी जाती है। तो इसमें और इसमें 7, ये 2 कॉमन है नहीं, कॉमन 13 है और वो भी इसकी न्यूनतम घात के साथ लिखा जाएगा, यानी कि न्यूनतम घात एक ही है। और LCM HCF के लिए इसमें और इसमें जितनी भी संख्याएं हैं वो मतलब जैसे इसमें 2 है और इसमें 2 है तो ये 2 एक ही बार लिखा जाएगा, लेकिन जिसकी घात सबसे ज़्यादा होगी वो लिखा जाएगा। जैसे जैसे उदाहरण जैसे जैसे ये प्रश्न बढ़ेंगे आप बहुत अच्छे से समझ जाएंगे। तो यहाँ पर सबसे पहले इसमें 2 है, इसमें नहीं है तो 2 लिख लीजिए। इसके बाद 13 इसमें, तो इसमें सबसे ज़्यादा घात दोनों के बराबर है तो 13 ही लिख लीजिए। इसके बाद ये 7 है, इसमें 7 है नहीं तो 7 भी लिखना पड़ेगा। तो ये चीज़ आ गई है LCM और HCF, ये LCM निकला है HCF। और हमको ये चीज़ प्रूव करनी है कि 26 और गुणा बराबर होता है 2 गुणे 13 का सीधा सा अर्थ हो गया कि 26 गुणे 7 गुणे 13। अगर ये चीज़ बराबर आती है तो इसमें लास्ट में प्रूफ लिख देंगे, नहीं आता है आएगा कैसे नहीं, जब सवाल में बोला है तो ज़रूर आएगा। तो गुणा थोड़ा सा लंबा लग रहा है तो टाइम बचाने के लिए करते हैं हम लोग कैलकुलेटर का उपयोग। 26 गुणे 91 ये आएगा, 26 गुणे 91 आता है 2366 और इसका जब गुणा करेंगे तो आएगा 26 गुणे 7 गुणे 13, नहीं आएगा 2366 और इधर भी आएगा 2366। तो यही चीज़ प्रूफ करनी थी और ये चीज़ प्रूफ हो गई है। बाकी इसमें सेम पैटर्न के सवाल हैं, मतलब खाली संख्याओं को बदल दिया है, बाकी करना यही है। तो इसमें पहला कर लिया हम लोगों ने, बाकी ऐसा कुछ लग नहीं रहा जो करवाने लायक हो, यानी कि सब बहुत इजी हैं, आप एक बार में ट्राई करेंगे बहुत अच्छे से आ जाएगा। तो अब इसके बाद जो प्रश्न 3 है, ये 2 बच्चे हैं इसमें, एक में 336 और 54 के बीच का निकालना है और एक में 510 और 92 के बीच का निकालना है। बहुत अच्छे से आ जाएगा, आप मतलब ट्राई करेंगे तो दिक्कत कोई कहीं नहीं आएगी। और इसके बाद तीसरे प्रश्न में अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा पूर्णांकों के LCM और HCF ज्ञात करने हैं। मतलब ऐसे LCM ज्ञात करना पता ही है, बट इसमें प्रॉब्लम ये थोड़ी है कि 3 संख्या दे दी गई हैं, 2 संख्याओं तक तो हम लोगों ने सीखा है, तीसरा नहीं सीखा है। तो हम लोग तीसरा भी सीख लेंगे धीरे धीरे। तीसरे के पहले प्रश्न में बताया है कि 12, 15 और 21 के बीच का निकालना है LCM और HCF। तो सबसे पहले इसके हम लोग कर लेते हैं अभाज्य गुणनखंड। तो 12 है, इधर यहाँ पर 15
यहाँ पर 21, तो ये कटेगा 2 से करेंगे 6 आएगा। मच्छर 2 से करेंगे 6 आएगा, फिर 2 से करे 3 आया, फिर 3 से किया 1 आया। तो इसके गुणनखंड बने हैं 2 गुणे 2 गुणे 3, और इसके गुणनखंड बनेंगे ये 3 से कटेगा 5, 5 से कटा 1, तो इसके गुणनखंड आ गए हैं 3 गुणे 5, और इसके गुणनखंड करेंगे ये 3 से 7 आएगा, उसके बाद 7 से 1 आएगा। इसके गुणनखंड बने 3 और 7। तो सबसे पहले इसको हम लोग पावर के रूप में लिख लेंगे, यानी कि 2 की पावर 2 गुणे 3, यहाँ पे आएगा 3 गुणे 5, और यहाँ से आएगा 3 गुणे 7। तो सबसे पहले एचसीएफ में करना है होता है कि दोनों में जो कॉमन हो वो लिखना है, उसके बाद उसकी न्यूनतम घात। तो दोनों में कॉमन इधर 2 है, इसमें 2 नहीं, मतलब दोनों के, अब तो 3 आ गया तो 3 में कॉमन देखना रहेगा। इसमें 2 है, इसमें नहीं, ठीक है, इसमें 3, इसमें 3, इसमें 3, वो भी न्यूनतम घात, सबकी घात 1 है। तो एचसीएफ आ गया 3। एलसीएम के लिए तीनों में जो अलग अलग डिफरेंट दिए हैं वो लिखने हैं, और साथ में यानी लिखने सभी हैं, उसके बाद उसकी न्यूनतम घात के साथ, उसकी अधिकतम घात के साथ लिखना है। तो 2 इसमें है तो 2 लिखेंगे 2 की घात 2, 3 इसमें भी है, इसमें भी है, तो इसमें इसकी जो अधिकतम घात है यानी कि 1 ही है, लिखेंगे 5, इसमें 5 है, इसमें 5 लिखेंगे, ठीक, 7 है, 7 लिखेंगे। यानी कि एलसीएम निकालने में जो कॉमन नहीं देखा जाता है, जितने भी संख्याएं होती है वो लिखना है, और जो संख्याएं कॉमन हैं या 1 में है या 2 में है तो उसमें जो उसकी सबसे ज़्यादा घात हो वो चीज़ लिखी जाती है। तो एचसीएफ के लिए तो बन गया 3 आ गया था, और इसके लिए 2 दूनी 4 आएगा, यहाँ से कर लीजिए 4, यहाँ से आ जाएगा 12, 12 पंचे ये आ जाएगा 60 गुणे 7, यानी कि 420। तो ये तीसरे का पहला प्रश्न था जिसमें एलसीएम आ गया है 420 और एचसीएफ आ गया है 3। बाकी इसके जो इसी के जो पार्ट बने हैं एक में 17, 23, 19, तो इसमें निकालना रहेगा तो इधर समझ लीजिए शॉर्ट में, दूसरा दिख रहा होगा यहाँ पर, हाँ दिख रहा होगा। दूसरे में है 17, 23 और 29, तो 17 के भी गुणनखंड नहीं होंगे, यानी कि 17 में 17 आ जाएगा, इसका 23 आ जाएगा, और इसका 29 आ जाएगा। मतलब गुणनखंड करेंगे, ये संख्या किसी कटती नहीं तो एक ही बार में उसे जाएगा। तो एचसीएफ के लिए अब लिखा जाता है इसमें जो चीज़ तीनों में कॉमन हो। यहाँ पर आपको कॉमन कुछ दिख नहीं होगा, ध्यान से देखिए ना, इसमें 17 है, इसमें 17 है, इसमें नहीं, इसमें 23 है तो इसमें 23 नहीं, तीनों में कॉमन कुछ दिख नहीं रहा है, तो इसका एचसीएफ 0 हो जाएगा। क्या आएगा, यही चीज़ समझाने के लिए ये उदाहरण मतलब करवा रहे हैं, ये क्वेश्चन नहीं तो इसके बाद तीसरा करवा सकते, छोड़ ही सकते थे, लेकिन आप यहाँ पर कुछ नई चीज़ें सीखेंगे। नई चीज़ ये है कि जैसे इसमें 17 लिखा हुआ है, 17 को लिखा जा सकता है 17 गुणे 1, 23 को लिखा जा सकता है 23 गुणे 1, और 29 को लिखा जा सकता है 29 गुणे 1। तो एचसीएफ के लिए वो चीज़ें लिखनी रहती हैं जो तीनों में कॉमन हो। तब आपको कुछ नज़र आ गया होगा जो तीनों में कॉमन हो। क्या कॉमन है, तीनों में कॉमन है 1, तो इसका एचसीएफ हो जाएगा 1। और एलसीएम वो होता है जो तीनों में हो और उसकी अधिकतम घात के साथ, तीनों में हो या ना हो, जितने भी हों उसमें, और उसकी अधिकतम घात ली जाती है। 17 है, 17 की अधिकतम घात 1 है, 23 है, उसके बाद 29 है, 1 है तीनों में, लिख सकते हैं गुणे 7, ऐसे ही बिना मतलब का है, कोई यूज नहीं इसका। तो इसका लेना पड़ेगा कैलकुलेटर का सहारा। अब यहाँ पर कैलकुलेटर का सहारा इसलिए लिया ताकि आपका टाइम बचाया जा सके। आप लोग एग्ज़ाम में मतलब कैलकुलेटर ले जाना तो आप लोग अपने हाथ से ही ट्राई करें, यहाँ पर टाइम बचाने के लिए कर दिया जाता है कैलकुलेटर का उपयोग। तो यहाँ से इसका आंसर आ जाएगा 11,339। तो यहाँ पर प्रश्नावली 1.2 के जो तीसरे का दूसरा था वो समाप्त हो गया है। तीसरे का तीसरा कुछ खास है नहीं, वैसे जितने किए हैं इतने में आप बड़े आसानी से हो जाएगा और कोई दिक्कत नहीं आएगी। चौथा सवाल दिया है एचसीएफ है, एचसीएफ दिया है किसका 306 और 657 का एचसीएफ दिया है 9, एलसीएम ज्ञात करना है। ये थोड़ा सा जितने भी सवाल लगाएं उसमें थोड़ा डिफरेंट है सवाल, क्योंकि इसमें आपको एलसीएम दिया है, नहीं एलसीएम ज्ञात करना है, एचसीएफ दिया हुआ है। तो समस्या ये है कि एचसीएफ दिया तो उससे एलसीएम कैसे निकालेंगे। तो इसी समस्या का हल बस चंद मिनटों में। चौथे सवाल के लिए एचसीएफ दिया, एलसीएम दिया हुआ है, और इसमें आपको नहीं एलसीएम ज्ञात करना है, एचसीएफ दिया हुआ है,
तो अगर HCF दिया है, LCM निकालना है, तो उसके लिए ये एक छोटा सा फार्मूला है, अभी दूसरे सवाल में यूज भी आया था, दूसरा था या पहला कोई सवाल था उसमें यूज आया था। तो इसमें होता है कि जो दो संख्याएं दी हुई हैं इनका गुणा लिखेंगे और उसके बाद LCM इंटू HCF, दोनों संख्या का गुणनफल जो होता है वो LCM, ठीक है, और HCF दोनों के गुणनफल के बराबर होता है। तो दोनों संख्याओं का गुणा यानी कि 306 और 657, इन दोनों का गुणा LCM इंटू HCF के बराबर होता है। तो LCM तो आपको पता नहीं है, तो LCM को LCM रहने दो। HCF पता है, HCF दिया है 9, तो यहाँ से इस चीज़ को इधर लिख लेंगे, इसको उधर लिख लेंगे, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। जैसे इसको आप ऐसे समझ, जैसे इधर 2 है, इधर 5 है, इधर 9 है, तो अगर 9 बराबर 5 सही है ना, तो वही चीज़ है। तो इधर से LCM इंटू 9 बराबर हो जाएगा 306 गुणे 657, ठीक है, और यहाँ से हो जाएगा LCM बराबर 306 गुणे 657। ये चीज़ इधर गुणे में है तो इधर बटे में आ जाती है, बहुत पहले से आप लोग जानते होंगे। तो यहाँ पर आ गई है थोड़ी सी कैलकुलेशन, करते हैं उपयोग कंप्यूटर अपने कैलकुलेटर जी का। तीन 306 और 657, जब ये चीज़ गुणा करेंगे तो आएगा 201,042 बटे में आएगा 9। उसके बाद इसको करेंगे 9 से डिवाइड, तो आएगा 22,368, यानी कि 22,338, और यही इसका LCM हो जाएगा। यहाँ पर आप नीचे लिखिए LCM बराबर 22,338। और इसमें आप ये समझिए कि कैलकुलेटर का उपयोग इसलिए किया जाता है ताकि आपका टाइम बचाया जा सके, वरना वीडियो बेवजह लंबा होता जाएगा। आप एग्ज़ाम हैं, मतलब इस साल आपको देने हैं, आपकी टाइम जो है इम्पॉर्टेंस को हम अच्छे समझते हैं, इसलिए यहाँ पर उपयोग किया ताकि बेवजह टाइम बर्बाद ना होना। कैलकुलेशन करने में थोड़ा टाइम जाता, मान लिया ये 30 मिनट का वीडियो है तो बढ़ के ज़्यादा से ज़्यादा 34-35 मिनट, तो 4 मिनट बेवजह चले जाएंगे, तो उसके लिए हम लोग उपयोग कर लेते हैं। आप लोग ट्राई करें कि मतलब कैलकुलेटर ना यूज करें, आप लोग कैलकुलेशन कर लें, ठीक है। तो ये चौथा सवाल था, ये कंप्लीट हुआ। पाँचवें सवाल में बोला गया जांच कीजिए कि क्या किसी प्राकृत संख्या n के लिए 6n प्राकृत संख्या है n, ठीक है। इसके लिए बताना है कि 6n अंक 0 पर समाप्त हो सकती है। अच्छा, इसमें कहने का मतलब ये है कि कोई ऐसी संख्या है जो 6n के रूप में हो और वह 0 पर समाप्त हो सकती है। क्वेश्चन बहुत इजी है, मतलब लिखने का थोड़ा इसमें पैटर्न रहेगा। तो यहाँ पर ये पांचवा बहुत आसानी से हो जाएगा। इसमें जो आपको संख्या बोली है, ठीक है, कि आपको संख्या क्या थी, 6n, ठीक है। एक लिखेंगे प्राकृत संख्या बराबर n है, और 6n जब इसको गुणनखंड के रूप में लिखेंगे तो लिखा जाएगा 2 गुणा 3 और बाहर n, यानी कि इसका गुणा करेंगे 6 आ जाएगा, n 6n आ गया। तो ये चीज़ मतलब ये जो संख्या है 6n ये 0 पर समाप्त होगी या नहीं होगी, नहीं होगी, वो चीज़ दिखानी है। और क्यों नहीं होगी, क्योंकि आप समझिए जैसे कोई संख्या 0 पर जब समाप्त होगी, इधर लिख लो, शून्य पर समाप्त होने के लिए शर्त, शून्य पर समाप्त होने के लिए शर्त होती है कि उसके गुणनखंड के रूप में 2 गुणे 5 आए, मतलब लास्ट में 5 आए, ठीक है, आगे 2 हो उसके बाद 5 आए या 10 आए या 15 आए, ऐसी संख्या आए, तो वहाँ पर जो संख्या होगी लास्ट में आपको 0 में जैसे इसका गुणा करेंगे तो 10 आ जाएगा। तो इस रूप का होना चाहिए, लेकिन अब ये 2 गुणे 3 है, इसमें 5 है, 3 से 5 किसी भी हद में नहीं आ सकता। तो लिखेंगे अतः यह 6n कभी भी 0 पर नहीं समाप्त होगी। तो ये पांचवा प्रश्न यहाँ पर कंप्लीट हो गया है, और इसके बाद नंबर आ जाएगा छठे प्रश्न का। छठे प्रश्न में बोला है कि व्याख्या कीजिए 7 गुणे 11 गुणे 13 प्लस 13 और 7 गुणे 6 गुणे 5 गुणे 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1
+5 भाज्य संख्या क्यों है। इसमें आपको बताना है कि ये जो दो संख्या बताई हैं अभी, तो ये भाज्य संख्याएं क्यों हैं, ये चीज़ बतानी है। ठीक है, तो चलिए हम लोग देखते हैं अभी छठा प्रश्न। छठे प्रश्न में आपको दो संख्याएं दी हुई हैं। जैसे पहली संख्या है कि 7 गुणे 11 गुणे 13 प्लस 13, और दूसरी संख्या है 7 गुणे 6 गुणे 5 से ऐसे गुणे करके 1 तक, उसके बाद +5। तो इसमें हम लोग सबसे पहले लिखेंगे कि माना a बराबर पहली संख्या मान लेंगे और b बराबर दूसरी संख्या मान लेंगे। तो संख्या आपकी जो दी हुई है इसको बहुत ही ज़्यादा लंबी है, तो इसको पहले कैलकुलेशन करके छोटी करते हैं। तो यहाँ से a बराबर आ जाएगा 7, ऐसे ना लिखें, इसमें कर लें ऐसा 7 13 यहाँ से ले लें कॉमन, बचेगा ये चीज़, इसका गुणा करेंगे तो आ जाएगा 77 प्लस 13 यहाँ से कॉमन हो गया तो यहाँ बचेगा 1। उसके बाद a बराबर थोड़ा सा और करेंगे तो यहाँ से 13 आ जाएगा, गुणे आ जाएगा 78। तो बतानी थी कि यह संख्या भाज्य है या नहीं भाज्य है। तो भाज्य संख्याएं क्या होती हैं, भाज्य संख्याएं वो होती हैं जिनके 2 या 2 से अधिक अभाज्य गुणनखंड किए जा सकें, उन्हें भाज्य संख्या कहते हैं। तो इसमें ये चीज़ बतानी थी कि भाज्य संख्याएं मतलब ये भाज्य संख्याएं क्यों हैं। तो इसमें लिखेंगे इस संख्या में, इसमें लिखने का कारण ये है कि इस संख्या में दो भाज्य हैं, दो मतलब इसके गुणनखंड संभव हैं, अतः एक भाज्य संख्या है। इस संख्या के दो गुणनखंड संभव हैं, अतः यह भाज्य संख्या है। ठीक है, और स्क्रीनशॉट लेने के लिए अगर आपको किसी को स्क्रीनशॉट लेना है तो कमेंट करके बताना। उसके बाद अगले वीडियो से मैं थोड़ा मतलब क्वेश्चन करवाने के बाद थोड़ा दूर हट जाऊंगा, आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हैं पूरे क्वेश्चन का। ठीक है, कमेंट जरूर करिएगा इस चीज़ के लिए अगर आवश्यकता होगी, नहीं तो आप सवाल साथ में लगाएं, वो ज़्यादा बेहतर है, स्क्रीनशॉट लेने के चक्कर में ना पड़े। तो यहाँ पर जो ये संख्या है b, तो इसमें भी b बराबर करके 5 यहाँ से कॉमन ले लेंगे तो आ जाएगा 7 गुणे 6 गुणे 4 गुणे 3 गुणे 2, 1 का कोई सेंस होता नहीं, यहाँ पर आ जाएगा 1। तो b बराबर यहाँ से 5, ये आ जाएगा 42, ये आ जाएगा 4 गुणे 3 12, ये आ जाएगा 24 प्लस 1। तो यहाँ से b बराबर हुआ 5 गुणे ये 42 गुणे 24 प्लस 1। कैलकुलेशन के लिए उपयोग करते हैं अपने कैलकुलेटर जी को। तो इसमें है सबसे पहले 42 गुणे 24 प्लस कर दिया 1 को, आ जाएगा 1009। ठीक है, ये b बराबर आ गया 5 गुणे 1009। तो इसमें भी 2 या 2 से मतलब 2 जो इसके गुणनखंड किए जा सकते हैं, इसलिए ये भी क्या हो जाएगी भाज्य संख्या, क्योंकि इस क्वेश्चन में आपसे पूछा गया था कि ये भाज्य संख्याएं क्यों हैं। तो कारण एक देना था, कारण यहाँ पर छोटा सा है, यही कारण आप इसमें भी अप्लाई कर सकते हैं, मतलब अप्लाई कर सकते हैं क्या, यही करेंगे। इस संख्या के 2 गुणनखंड संभव हैं, अतः एक भाज्य संख्या। यहाँ पर लिख सकते हैं 2 अभाज्य गुणनखंड संभव हैं, या फिर अभाज्य ना लिखें वो भी सही है, गुणनखंड ऐसे ही लिख लेंगे, दोनों सही है। तो स्क्रीनशॉट जिसको लेना हो ले सकता है। तो ये 6 प्रश्न हो चुके हैं समाप्त। अभी वक्त आता है 7वें प्रश्न का, और 7वें प्रश्न थोड़ा मतलब बढ़ा के दिया हुआ है, इतना डिफ़िकल्ट दिया है, इतना होगा नहीं। इसको हल करने के बहुत से मतलब पैटर्न हैं जिस तरीके से इसको हल किया जा सकता है। एक है कि थोड़ा लंबा पैटर्न चला जाएगा, आंसर वहीं आना है, एक ही आता है एक सवाल का। तो पहले सवाल देखते हैं क्या है। किसी खेल के मैदान में चारों ओर एक वृत्ताकार पथ है। इस मैदान एक मान लिया मैदान है, इस मैदान का एक चक्कर लगाने में सोनिया को 18 मिनट, कोई एक लड़की है सोनिया जिसको लगते हैं 18 मिनट। इसी मैदान का एक चक्कर लगाने में एक रवि, एक कोई लड़का है जिसको लगते हैं 12 मिनट। मान लीजिए दोनों एक ही स्थान और एक ही समय चलना प्रारंभ करते हैं, कितने समय बाद वे पुनः प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगी। अच्छा ना है कि एक स्थान से चलते हैं, एक ही टाइम से चलते हैं। ठीक है, तो शायद यहाँ आ जाएगा। ठीक है, 7वां प्रश्न है। तो एक लड़की है सोनिया
लिखेंगे सोनिया को एक चक्कर लगाने में लगा समय। सोनिया लगाती है 18 मिनट में और एक लड़का है रवि, ठीक है, उसको लगते हैं 12 मिनट। तो एक ऐसा वृत्ताकार कोई पथ है, यहाँ पे सोनिया जब प्रारंभ करती है, ठीक है, एक चक्कर लगाने में, तो उसको 18 मिनट लग जाते हैं। यानी जब रवि का एक चक्कर यहाँ पर आके उसको एक चक्कर मार देता है तो सोनिया यहाँ कह रहती है, तब उसके 18 मिनट हो गए। तो कंडीशन ये है कि इसमें एक ही जगह से, यहाँ से मान लिया एक पॉइंट ये है, यहाँ से दोनों साथ में दौड़ना प्रारंभ किए। यहाँ से रवि चला, सोनिया चली, और ये रवि मतलब रवि का टाइम ज़्यादा है, रवि का टाइम कम है, वो कम टाइम में राउंड कर देता है। सोनिया देर लगाती है, वो चले साथ में हैं। तो बताना है कि ऐसा टाइम कब आएगा कि जब दोनों यहाँ एक साथ पहुँचे। तो ऐसे सवालों को करने के लिए इसमें जो एक चीज़ होती है एलसीएम, ठीक है, एलसीएम इन दोनों संख्याओं का निकाल लीजिए। इसका जो पहली संख्या पहला लग रहा है, दूसरा, इन दोनों का जब एलसीएम निकालेंगे तो दोनों की जो मतलब डिफरेंस होता है, जहाँ पर ये चीज़ें एक दूसरे को काटेंगी ऐसे करके एक ही पॉइंट पर, या फिर जहाँ पर एक मिलेंगी, तो वो चीज़ निकल आती है। दो, जैसे दो संख्या दी हैं तो इसमें से आसानी से निकल आएगा। तो एलसीएम तो ये खैर बताने के लिए है। तो यहाँ से लिखेंगे दोनों को एक साथ प्रारंभ स्थान पर लिखिए, प्रारंभ स्थान पर पहुंचने में लगा समय। उसमें बताना था कि ऐसा टाइम कब आएगा, तो इसमें लिखिए दोनों को प्रारंभ स्थान पर पहुंचने में लगा समय, समय बताना था, उसमें लगा समय बराबर करके लिख लीजिएगा। एलसीएम वो भी किसका निकालना है, 18 और 12 का। और 18 और 12 का एलसीएम के लिए यहाँ पर तो शायद आएगा नहीं एलसीएम, इस बॉक्स में देख लीजिए। इधर 18 है तो 18 को डिवाइड करेंगे 2 से, 9, 3, 3, 3, ठीक आ गया। और दूसरी चीज़ थी 12, दूसरी संख्या 12 है। 12 के लिए 2 से करेंगे आ जाएगा 4, नहीं 2 से करेंगे आएगा 6, और इसके बाद 3 से करेंगे तो आएगा, पहले 2 से करिए छोटी संख्या से, 2 से करे 3 आया, 3 से करे तो 1 आया, ठीक है। नहीं कुछ फॉल्ट लग रही है, चलो आ तो गया सही से, ठीक है, इसमें 3 2 बार है, इसमें 3 एक ही बार है। तो यहीं पर लिखिए सबसे पहले कि इसमें है 2 गुणे 3 की घात 2, और इसमें है 2 की घात 2 गुणे 3। ये चीज़ थोड़ी नीचे को जा रही है, चलिए छोड़िए इसको। तो यहाँ पर एलसीएम है 18 12 का, तो उसके लिए लिखना रहता है जो इन दोनों में जितने भी मतलब संख्या दी हुई हैं वो चीज़, और उसके साथ उसकी ज़्यादा घात, जैसे 2 इसमें भी है तो इसमें भी है, उससे मतलब नहीं, इसे 2 लिखना है। तो 2 अब देख लीजिए जहाँ भी हो उसमें जो उसकी अधिकतम घात हो, तो 2 यहाँ भी है, यहाँ भी है, 2 की अधिकतम घात यानी कि 4 गुणे में लिखेंगे। 3 इसमें भी है, 3 इसमें भी है। अगर यहाँ पर नहीं होता तब भी इसकी घात 3 की घात 2 लिखते, यहाँ पे है तब भी इन दोनों में जो सबसे ज़्यादा घात है वो लिखनी है। तो 3 की घात है, हो गया 9, यहाँ से आएगा गुणा करने पर 36। तो हो गया कि दोनों को एक स्थान प्रारंभ, दोनों को एक साथ प्रारंभ स्थान पर पहुंचने में लगा समय दोनों संख्याओं के एलसीएम के बराबर होगा। दोनों संख्याओं के एलसीएम आएगा 36 मिनट। तो ऐसे करके आपकी प्रश्नावली 1.2 पूरी तरह समाप्त हो चुकी है, ठीक है। तो ये वीडियो यहीं तक रखा जाएगा, ये 7वां प्रश्न था, ठीक है। तो हमें उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को एक लाइक ज़रूर करें, चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करें, और कमेंट ज़रूर करें इस वीडियो के बारे में, अपनी राय ज़रूर दें, ठीक है। और जब तक ये चैनल अभी थोड़ा नया बना है, बट कोई नहीं, अपना प्यार और सपोर्ट बनाए रखेंगे तो हम लोग धीरे धीरे बहुत कुछ कर लेंगे आपके लिए, ठीक है। तो चलिए यहीं तक रखते हैं इस वीडियो को, तब तक के लिए जय हिंद।